Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Today's topic is section number 115 PAC, a new section introduced in Finance Act 2020 by respected Nirmala Sitharaman ji to provide benefit to individual and HUF by reducing the slab rate. जैसा कि हम जानते हैं, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, ताकि वो इंडिविजुअल एचयूएफ को बेनिफिट प्रोवाइड करवा पाए स्लैब रेट को रिड्यूस करके। हम सब जानते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ पे हम सब जानते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ पे स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं। स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं उन स्लैब रेट जो एग्जिस्टिंग पहले से ही थे, वो आज भी हैं। अगर कोई पर्सन चाहता है कि मुझे वो पुराने वाले स्लैब में रहना है तो पुराने वाले स्लैब में रहे। अगर उसे लगता है कि मुझे नया स्लैब रेट ऑप्ट करना है तो वो नया वाला स्लैब रेट भी ऑप्ट कर रखा है। जो नया स्लैब रेट दे रखा है वो सेक्शन नंबर 115 BAC में दे रखा है, तो उसको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैं इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इसमें आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाला हूँ, क्या क्या मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मैं इसमें आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या रेट दिए गए थे। पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या क्या रेट दिए गए थे, पहले मैं आपसे वो डिस्कस कर लेता हूँ। फिर मैं आपको सेक्शन नंबर 115 BAC में क्या रेट दिए गए हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। और अगर आप इन रेट को ऑप्ट करते हो तो इस केस में आपको कुछ बेनिफिट हैं जो कि आपको फॉरगो करने पड़ेंगे, यानी कि उन बेनिफिट्स को आपको छोड़ना होगा। तो वो कौन कौन से बेनिफिट हैं मैं आपके साथ वो भी फर्दर डिस्कस करूंगा। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं तो आपको जब ये सेक्शन आया है 115 BAC, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आया है एंड ऑनवर्ड्स के लिए आया है। तो आपको शुरू से ही एम्प्लॉय को क्या क्या चीजें करके चलनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर के साथ, वो भी मैं फर्दर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और फिर मैं आपको बताऊंगा एक कंपैरिजन के फॉर्म में कि अगर आप ओल्ड में रहते हैं और अगर आप न्यू में रहते हैं तो आपको इसमें बेनिफिट है या लॉस है, वो हम फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। सैलरीड पर्सन के लिए बिजनेस, अगर कोई पर्सन जिसकी बिजनेस इनकम भी है तो उसको क्या करना है, सैलरी भी है बिजनेस इनकम भी है तो उसको क्या करना है, या सिर्फ बिजनेस इनकम है तो क्या करना है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये समझना है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या था, क्या है अभी, जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है उसके अंदर क्या है और जो नया आ चुका है उसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के अंदर क्या है। ओल्ड रिजीम के अंदर आपको टैक्स रेट कुछ इस तरीके से दिए गए थे। अगर आपकी एज 60 साल से कम है तो आपको 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता था। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देना होता है। 5 लाख और 10 लाख तक हैं तो 20% देना होगा, और 10 लाख से ऊपर है तो 30% देना होगा। इसी तरह अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है बट लेस देन 80 ईयर है तो आपको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। 3 लाख से ऊपर हो एंड अप टू ₹5 लाख है तो 5% टैक्स देना होता है। और 5 लाख से ऊपर है अप टू 10 लाख है 20% टैक्स देना होता है। अबव 10 लाख है तो 30% टैक्स देना होता है। ठीक इसी तरह अगर आपकी एज 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है तो आपको 5 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अबव 5 लाख बट अप टू 10 लाख 20% टैक्स देना होगा। अबव 10 लाख आपको 30% टैक्स देना होगा। इसके साथ एडिशनल आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ता है, प्लस आपको सरचार्ज भी देना पड़ता है
जो भी उस पे एप्लीकेबल होना है वो आपको देना पड़ेगा। तो ये रेट एग्जिस्टिंग है, यानी कि आज अगर आप चाहें तो इन रेट के अकॉर्डिंग भी अपनी इनकम को टैक्स पे कर सकते हैं, अपनी इनकम पर टैक्स पे कर सकते हैं इस रेट के अकॉर्डिंग। अब इसमें ना फाइनेंस एक्ट 2019 के अंदर सरचार्ज के रेट चेंज किए गए हैं, तो वो भी मैं आपको एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो सरचार्ज के रेट जो चेंज किए गए फाइनेंस एक्ट 2019 में, ये हमें बेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इस वजह से हम ओल्ड रेजिम को भी समझ रहे हैं, तभी हम जाकर फर्दर हम डिस्कशन कर पाएंगे कि नए में क्या है। तो इसलिए हमारे लिए समझना जरूरी है कि ओल्ड रेजिम में क्या था। तो अब हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या सरचार्ज के रेट थे, क्या सरचार्ज के रेट थे, और अब फाइनेंस एक्ट 2019 के बाद सरचार्ज के रेट क्या हो चुके हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। रेट ऑफ सरचार्ज जो एप्लीकेबल हैं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पर रेट ऑफ सरचार्ज एप्लीकेबल है। हम जानते हैं कि स्लैब रेट की जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन पे भी एप्लीकेबल होती है। अब हम इसको समझ लेते हैं कि सरचार्ज के रेट पहले क्या थे और अब फाइनेंस एक्ट 2019 के बाद सरचार्ज के रेट क्या हो चुके हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। फाइनेंस एक्ट 1920 से पहले, फाइनेंस एक्ट 1920 से पहले, यानी कि अगर मैं बात करूं कि फाइनेंस एक्ट 1819 तक जो सरचार्ज के रेट होते थे वो ये थे। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको जो सरचार्ज रेट कुछ भी नहीं लगेगा। 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ है तो 10% सरचार्ज देना होगा, और मोर देन 1 करोड़ है तो 15% का सरचार्ज देना होगा। पहले यहाँ पर सरचार्ज के रेट इस तरीके से थे। अब फाइनेंस एक्ट 2019-20 और उसके बाद से क्या हुआ, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको कोई भी सरचार्ज नहीं देना। मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़ है तो 10% का सरचार्ज देना होगा। मोर देन 1 करोड़ बट अप टू 2 करोड़ है तो 15% का सरचार्ज देना होगा। मोर देन 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ है तो 25% का सरचार्ज देना होगा, और मोर देन 5 करोड़ है तो 37% का सरचार्ज देना होगा। तो ड्रास्टिकली जो सरचार्ज के रेट थे वो बढ़ा दिए गए थे, वो बढ़ा दिए गए थे सरचार्ज के रेट। तो ये सरचार्ज के रेट हमको दिए गए थे, यानी कि अगर मैं कह के चलूं, अगर किसी पर्सन की इनकम 5 करोड़ से ऊपर है तो उसको जो इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स रहेगा वो रहेगा, क्योंकि 30% के स्लैब में तो आना ही आना है, प्लस 37% का सरचार्ज लगेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 5 करोड़ से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर 5 करोड़ से ऊपर रहता है तो उसको 5 करोड़ से ऊपर रहता है तो उसको 37% का सरचार्ज देना पड़ता है। 30% का स्लैब रेट प्लस 37% का सरचार्ज प्लस में 4% का हायर एजुकेशन सेस उसको देना पड़ेगा, यानी कि टोटल टैक्स रेट जो आएगा वो 42.744% का आएगा। उसको अपनी इनकम पे इतना तो टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। बाकी जो उसका बच्चा, कितनी कितनी इनकम बची उसके पास, अगर वो 43% अगर हम मान लें इसको, तो 57% के उसकी इनकम रहेगी, बाकी उसको टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये फाइनेंस एक्ट 2019 में ड्रास्टिकली सरचार्ज के रेट बढ़ा दिए गए थे। अब इससे हुआ क्या, ये जो रेट एप्लीकेबल हैं वो शेयर मार्केट में जो हम शेयर परचेज सेल और परचेज करते हैं, शेयर सेल और परचेज करते हैं तो उसपे हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 111A वाला है, वहां पर इसकी टैक्सेबिलिटी बताई गई। कहा गया है कि LTCG 112A के अंदर अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 1 लाख रुपए से ज्यादा,
तो इस केस में आपको जो टैक्स देना होगा एलटीसीजी पर वो 10% देना होगा, और एसटीसीजी 111A में आपको जो टैक्स देना होता है वो 15% देना होता है। अब ये सरचार्ज के रेट जब चेंज किए गए तो हुआ क्या, मार्केट में, शेयर मार्केट में कई सारे इंडिविजुअल्स का पैसा लगा होता है, एचयूएफ का ही पैसा लगा होता है। जब इन लोगों का पैसा वहां मार्केट में लगा हुआ था, सरचार्ज के रेट के इंक्रीज की वजह से, क्योंकि कई लोग इसके अंदर करोड़ों की भी कमाई करते हैं, और करोड़ों की कमाई करते हैं यानी कि 10% अगर आप टैक्स दे रहे हो, प्लस आपकी अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 2 करोड़ और 5 करोड़ के मिड में आता है तो 25% आपको उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स है, उस टैक्स पे आपको 25% का सरचार्ज भी देना होगा। तो लोगों ने क्या किया, अपने शेयर को निकालना स्टार्ट कर दिया, वो लॉस में बेचने को तैयार हो गए, ताकि सरचार्ज का रेट इतना हाई ना लगे कि अगर कल को अगर मार्केट बढ़ेगा तो उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बढ़ेगा, और टैक्स बढ़ेगा, और टैक्स बढ़ेगा तो उसके साथ साथ उसको उस पे सरचार्ज भी देना होगा। तो मार्केट को बचाने के लिए ये जो सरचार्ज के नए रेट हैं, इसकी एप्लीकेबिलिटी 111 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे नहीं। अगर आप बोलेंगे तो फर्दर इसका एक सेशन और इंट्रोड्यूस करूंगा कि सरचार्ज के रेट विद एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि उनको किस तरीके से 111A पे 112A पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, ये मैं आपके साथ भी फर्दर डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने कोशिश करी है कि मैं यहीं पर आपको बता दिया है। तो यानी कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उस पे ये सरचार्ज के रेट एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो पुराने वाले के हिसाब से ही चलेंगे। ओके, ओके। तो ये मैंने आपको सरचार्ज के रेट बता दिए। अभी तक हमने ओल्ड रिजीम के टैक्स रेट को समझा, और उसके बाद हमने सरचार्ज के रेट को समझा, जो सरचार्ज एप्लीकेबल है। अब हम समझते हैं कि नए सेक्शन नंबर 115BAC जो इंट्रोड्यूस किया गया है, उसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस पर है, वो उस पे क्या स्लैब रेट दिए गए हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम सेक्शन नंबर 115BAC इंट्रोड्यूस किया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के साथ डील करके चलता है। ये सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2020 में लेकर आया गया, और ये किन लोगों के लिए है, ये सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है। इन लोगों को भी, इन लोगों को स्लैब रेट भी एप्लीकेबल होते हैं, तो इनके लिए ही ये नया टैक्स रिजीम निकाला गया है 115BAC। इसका फीचर क्या है, क्या बेनिफिट है, इसमें जो स्लैब रेट हैं उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया। इसमें जो स्लैब रेट हैं उनको सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया गया है इसके अंदर ये। However, the new rate comes at a cost of various key income tax exemption। ये जो यहाँ पे वर्डिंग लिखी हुई है कि आपको कुछ इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को और डिडक्शन को फोरगो करना पड़ेगा। जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन आप ओल्ड में एग्जिस्टिंग में ले सकते हो, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में ले सकते हो, वो आपको नए में नहीं मिलेंगे। वो कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो नहीं मिलेंगी, वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा, कब से एप्लीकेबल है, फाइनेंशियल ईयर 22-21 एंड ऑनवर्ड से 115BAC अगर आप चाहें तो आप ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए फर्दर और डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन क्या सिलेब्रेट दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या सिलेब्रेट दिया गया है, इसके अंदर जो सिलेब्रेट दिया गया है वो ये बोला कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से 7.5 लाख है तो 10% टैक्स देना होगा। 7.5 लाख से 10 लाख है तो 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख से 12.5 लाख है 20% टैक्स देना होगा। 12.5 लाख से 15 लाख है 25% टैक्स देना होगा। और 15 लाख से ऊपर है तो 30% का टैक्स देना होगा। प्लस इसके अंदर भी आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस प्लस सरचार्ज जो भी होगा वो भी आपको इसके अंदर देना होगा। अब ये जो स्लैब रेट हैं, अगर आप इसमें देखें तो अगर मैं ओल्ड में होता तो मेरा अगर मैं ओल्ड में होता तो मैं 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% मैं वहां पे भी दे रहा था, यहाँ पे भी दूंगा। ठीक है, लेकिन ओल्ड के अंदर 5 लाख से 10 लाख का स्लैब बनाया गया था और वहां पे रेट रखा गया था 5 लाख से 10 लाख के लिए 20% का। बट यहाँ पे देखिए 5 लाख से 10 लाख में आपको दो स्लैब दे दिए, एक 7.5 लाख तक का और एक 7.5 से 10 लाख तक का। ठीक उसी तरह अगर मैं ओल्ड में 10 लाख से ऊपर जाता तो मेरे को 30% का टैक्स देना पड़ता। यहाँ पे 10 लाख से ऊपर भी इन्होंने तीन स्लैब बना दिए। 10 लाख से 12.5 लाख तो 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तो 25% और 15 लाख से ऊपर तो 30%। तो यानी कि यहाँ पर टैक्स के रेट को रिड्यूस किया गया है। तो अगर आपको कोई बेनिफिट दे रहा है तो वो आपसे कुछ लेगा भी, यानी कि हमें अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। तो वो क्या खोना पड़ेगा, आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको कुछ डिडक्शन, कुछ एग्जम्पशन फोरगोन करने पड़ेंगे, यानी कि आपको उसको भूलना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर जितने भी एग्जम्पशन डिडक्शन दिए हैं उनको शॉर्ट नोट में आगे और डिस्कस किया है, तो हम इसको भी साथ में डिस्कस करते हुए आपके साथ चलेंगे। ये कहता है कि जब इंडिविजुअल एचयूएफ की जब इनकम कंप्यूट की जाएगी और वो सेक्शन 115 बीएसी अगर ले रहा है तो ये एग्जम्पशन और ये डिडक्शन उसको नहीं मिलेंगे। सबसे पहला लिखा है सेक्शन नंबर 10(5). तो हम क्या करते हैं, इन सभी सेक्शंस को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि आपकी जो इनकम है इंडिविजुअल एचयूएफ की, उस इनकम को कंप्यूट करते समय हम इन डिडक्शन को, इन एग्जम्पशन को नहीं लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन कौन सी ऐसी एग्जम्पशन है, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है जिनको हमें नहीं लेना है। तो सबसे पहली जो आपके सामने आ रही है वो है सेक्शन नंबर 10(5). एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एलटीसी देके चलता है, लीव ट्रेवल कंसेशन, उसको बाहर जाने के लिए उसको लीव ट्रेवल कंसेशन देता है। तो होता क्या है, जब उसको लीव ट्रेवल कंसेशन दी जाती है तो वो जितना, मान लेते हैं अगर मैंने किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए का लीव एलटीसी दिया और उसने खर्च उसमें से सिर्फ 80,000 रुपए किया, तो उसे सिर्फ वो 80,000 रुपए की उसको डिडक्शन मिल जाती है। तो 10(5) के अंदर डिडक्शन दी जाती है। ठीक है, तो यानी कि जितना भी उसको एलटीसी मिला उसकी सैलरी में एड बैक होगा और उसके बाद उसमें से कुछ पोर्शन उसको एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर पूरा खर्च कर दिया तो पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो पढ़ लेते हैं। द अमाउंट एग्जेम्प्टेड अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन नंबर 10 in respect of the value of travel concession or assistance received by or due to the individual from his employer or former employer for himself and his family, और उसके लिए उसकी फैमिली के लिए उसको जो लीव ट्रेवल कंसेशन दिया जाता है वो होता तो टैक्सेबल है, लेकिन उसमें से कुछ पोर्शन उसको एग्जेम्प्ट हो जाता है 10(5) के अंदर। तो अगर आप 115 बीएसी ले रहे हो तो आप सेक्शन नंबर 10(5) का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा एलटीसी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 10(13) ए और 10(14) का
भी बेनिफिट आपको फोरगो करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 1013A के अंदर आपको जो एचआरए मिलता है उसमें से रिडक्शन मिलती है। जितना भी एचआरए रिसीव हुआ और rent paid minus में 10% of basic salary per DA, which is a part of the salary, plus 50% or 40%, it will depend upon the where which city you are living। तो किस सिटी में आप रहते हैं उसके हिसाब से वो 50% और 40% है। मेट्रो में रहते हैं तो 50% है, अदरवाइज 40% है। उसके हिसाब से हम एचआरए में को एग्जामिशन देते हैं और एचआरए में से उस अमाउंट को रिड्यूस कर देते हैं। तो यानी कि जो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एचआरए देता है पहले वो हमारी सैलरी का पार्ट बनता है। उसके बाद 1013A के अकॉर्डिंग उसकी एग्जामिशन निकाली जाती है और उस एग्जामिशन को उस एचआरए में से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो अगर आप 115 BAC ले रहे हैं तो आपको एचआरए भी नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 1014 के अंदर आपको डिफरेंट अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे जनरल एजुकेशन हैं, हॉस्टल अलाउंस हैं, डेली अलाउंसेज हैं, ब्रॉडर अलाउंस हैं, ट्रैवल एरिया हिली अलाउंसेज हैं। इन तरीके के अलाउंस दिए जाते हैं। इन अलाउंसेज की भी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर 115 BAC अगर आप ले रहे हैं तो आपको इनको भी फोरगो करना पड़ेगा। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 1017 एंड सेक्शन नंबर 1032। 1017 के अंदर जो एमपी हैं, एमएलए हैं, इनको कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं इन लोगों को। तो इन अलाउंसेस के अगेंस्ट में ये अलाउंसेस सैलरी का पार्ट बनता है, लेकिन फर्दर इनको इसमें से रिडक्शन दे दी जाती है 1017 के। तो वो अगर कोई एमपी एमएलए 115 BAC ऑप्ट करता है तो उसको 1017 का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, यानी कि पूरा का पूरा पोर्शन उसका टैक्सेबल हो जाएगा। सेक्शन नंबर 1032। अगर किसी माइनर चाइल्ड की इनकम है तो उस माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब कर दिया जाता है इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। वो पेरेंट के हैंड्स में क्लब करने के बाद पेरेंट को 1500 की एग्जेम्पशन मिलती है 1032 में, तो वो एग्जेम्पशन भी फोरगो करनी पड़ेगी। का उस एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है तो वो माइनर चाइल्ड की इनकम, बट है तो वो माइनर चाइल्ड की इनकम, बट इसको ऐड किया जाएगा इन द इनकम ऑफ पेरेंट क्लबिंग प्रोविजन के थ्रू सेक्शन नंबर 64(1)(a। तो क्लब किया जाएगा इन द हैंड ऑफ पेरेंट। अब अगर मान लेते हैं उसको इनकम आई है इंटरेस्ट की 2500 की, तो 20 पहले अगर वो ओल्ड टैक्स रिजीम में होता तो 2500 माइनस में 1500 1000 इनकम बचती। लेकिन 115 BAC अगर आप ले रहे हो तो 2500 आपकी इनकम मानी जाएगी, ना कि 1000, क्योंकि 1500 का आपको बेनिफिट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। 10AA के अंदर कुछ यूनिट्स होती हैं जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर एस्टेब्लिश होती हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, 10AA को ना करें, सबसे पहले हम जो सैलरी वाले हैं उनको खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम फर्दर आपके साथ डिस्कस करेंगे बिजनेस भी अगर कोई पर्सन करता है तो क्या करेगा। तो सेक्शन नंबर 16 हम जानते हैं कि हमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है 50,000 रुपए की। 50,000 रुपए की एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। अगर आप 115 BAC ऑप्ट कर रहे हो तो वो डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स जो आपके बिहाफ पर एम्प्लॉयर पे करके चलता है उसकी डिडक्शन भी आपको उसके अंदर नहीं मिलेगी, यानी कि वो भी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरीड पर्सन के लिए जो वो कोई सैलरीड पर्सन ज्यादातर
ज़्यादातर नहीं, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हम देखते हैं कि उन्होंने होम लोन ले रखा होता है, उसके अंदर वो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उस इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जब कंप्यूट करते हैं, तो उसके अंदर उसकी जो इंटरेस्ट होती है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। 2 लाख की लिमिट है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप 115 पीएसी ऑप्ट कर रहे हो तो आपको उस इंटरेस्ट की डिडक्शन भी नहीं देंगे, आपको उस इंटरेस्ट की डिडक्शन भी आपको नहीं दी जाएगी। और सैलरी रिलेटेड पर्सन के लिए क्या क्या है? और सैलरी रिलेटेड पर्सन के लिए उसको 80 सी भी नहीं, मतलब चैप्टर नंबर 6 से में जितनी भी डिडक्शंस आती हैं वो उसको नहीं मिलेंगी, एक्सेप्ट 80 डबल सी डी सबसेक्शन 2। वो क्या है उसको अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको चैप्टर नंबर 6 से में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा, जो कि डबल टी ए में, डबल टी बी में, 80 सी हो, 80 डी हो, 80 ट्रिपल सी हो, 80 डबल डी हो, कोई भी डिडक्शन आपको चैप्टर नंबर 6 से की नहीं मिलेगी। 80 डबल सी डी सबसेक्शन 2 आपको मिल जाएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो एम्प्लॉयर होता है ना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनके भी एम्प्लॉय होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं? अपने एम्प्लॉय के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इट इज द पार्ट ऑफ द सैलरी, इट इज द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी। तो एम्प्लॉय सैलरी उसके अंदर 80 डबल सी डी सबसेक्शन 2 का बेनिफिट उठा सकता है। और यहाँ पे जो उसको डिडक्शन मिलती है वो कितनी मिलती है? डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ हिज सैलरी इन, उसको 10% की जितनी जितना भी कंट्रीब्यूट किया है उसमें से 10% ऑफ द सैलरी उसको डिडक्शन मिल जाएगी, और बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये डिडक्शन 115 बीएसी में भी मिलेगी और पहले भी मिली रही थी। तो यानी कि 80 डबल सी डी 2 मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। तो ये सैलरी पर्सन के लिए हमने जो बातें करी वो ये बातें करी। चलिए एक बार फर्दर हम इसको और सैलरी के वालों के लिए डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 10(5) उनको नहीं मिलेगा, लीव ट्रेवल कंसेशन, एचआर की डिडक्शन उनको नहीं मिलेगी। कुछ अदर अलाउंस 10(14) के अंदर जो दिए जाते हैं, डेली अलाउंस, बॉर्डर अलाउंस, ट्राइबल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इन सब की कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। 10(17) के अंदर जो एमपी, एमएलए, एमएलसी को जो अलाउंसेस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस दिए जाते हैं वो भी नहीं मिलेगा। 10(32) के अंदर जो माइनर की इनकम कलेक्ट की जाती है उसमें 1500 की डिडक्शन मिल जाती है, वो भी नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 16 के अंदर हम देखते हैं सैलरी में से हमें इसमें डिडक्शन दे दी जाती है 50,000 रुपए तक की, वो भी नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन भी हमको नहीं मिल रहेगी। अगर कोई होम लोन ले रखा है उस पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसके लिए 24B के अंदर हमको डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, वो भी नहीं मिलेगा। और चैप्टर 6 से की कोई भी डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते एक्सेप्ट 80 डबल सी डी सबसेक्शन 2। तो सैलरीड पर्सन के लिए को इतने सारे बेनिफिट फॉरगो करने पड़ेंगे। चलिए फर्दर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस भी अगर उस पर्सन का है या फिर वो सिर्फ बिजनेस कर रहा हो तो उसको भी क्या कौन कौन से बेनिफिट फॉरगो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है सेक्शन नंबर 10AA। 10AA के अंदर उसको यूनिट, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग्स अगर वो SEZ के अंदर एस्टेब्लिश करता है तो उसको फर्दर को डिडक्शन दी जाती हैं पहले 5 साल में, उसके अगले 5 साल में। तो वो जो डिडक्शन दी जाती है वो डिडक्शन भी वो क्लेम 10AA के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएगा अगर वो इस लाइब्रेट के अंदर आना चाहता है तो। यानी कि 115 BSc ले रहे हो तो आपको 10AA का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। फर्दर इसके अंदर ये है कि 32(12)A, 32(AD) एंड 33(AB) एंड 33(ABA)
जो बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनको ये सेक्शंस किन्हीं-किन्हीं सेक्शंस भी हैं किन्हीं-किन्हीं लोगों पर एप्लीकेबल है। 3212 ए बात करता है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल ऑफ थिंग में हैं, तो आपको इस केस में जो भी आप प्लांट मशीनरी खरीद के लाते हैं, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाता है 20% का। 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको और दिया जाता है। इसमें अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में भी एंगेज हैं, तो भी आपको इसके अंदर बेनिफिट 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन का दिया जाता है। अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में हैं, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में, तो आपको ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% ना लगकर 35% का बेनिफिट मिलता है। तो आपको वो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और अगर कोई नई प्लांट मशीनरी लेकर आ रही है और वो कोई इंडिविजुअल का कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इंडिविजुअल 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है और वो नया प्लांट मशीनरी लेकर आ रहा है, तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। वो एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी नहीं ले पाएगा। 3280 3280 क्या कहता है कि अगर आपने कोई नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करी है, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में इन्वेस्टमेंट करी है बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो इस केस के अंदर आपको एक जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो, नया प्लांटर मशीनरी खरीद के लाते हो, तो वहां पे आपको 15% का और आपको डिडक्शन दिया जाता है, यानी कि 15% का आपको 3280 के अंदर और बेनिफिट दिया जाता है। तो वो बेनिफिट भी आप नहीं ले पाएंगे अगर आप 115 बीएससी ऑप्ट करते हैं तो। 33 ए बी क्या कहता है, ये एग्रीकल्चरिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग टी ग्रो करते हैं, कॉफी, रबड़ इंडिया में ग्रो करते हैं, तो उनको एक सर्टेन अमाउंट की या सर्टेन परसेंटेज की रिडक्शन दी जाती है। उनके लिए नाबार्ड वगैरह है जिसके अकॉर्डिंग उनको रिडक्शन दी जाती है। 33 ए के अंदर भी अगर आप कोई भी पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, प्रोस्पेक्ट करते हैं, इस चीज़ों का बिजनेस है इंडिया में, तो इस केस में आपको साइट रेस्टोरेशन फंड में कुछ अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है, तो उस अमाउंट की आपको रिडक्शन मिल जाती है। तो वो 33 ए अगर कोई पर्सन इस बिजनेस में एंगेज है, तो वो इनमें मिलने वाले डिडक्शन का बेनिफिट भी नहीं ले पाएगा। वो सेक्शन नंबर 115 बीईसी में ही रहेगा। जो स्लैब रेट है वही एप्लीकेबल होंगे, डिडक्शन भी उसको अंदर जो दे रखी हैं वो नहीं। साइंटिफिक रिसर्च पे कई तरीके के खर्चे किए जाते हैं, कई तरह की डोनेशन दी जाती हैं, तो उन खर्चों की, उन डोनेशन की भी आपको रिडक्शन नहीं मिलेगी। 3512, 3512 ए, 3513, 352 ए। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है, क्या आपको 3511 और 3514 की रिडक्शन मिल जाएगी? 3511 के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की गई कि अगर वो 3511 में हमने पढ़ रखा है कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर वो अपने बिजनेस के लिए कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करता है 3511 के अंदर, तो वो 3511 इसके अंदर कवर नहीं है, तो इसका मतलब क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिडक्शन मिल जाएगी? द आंसर इज यस। तो 3511 और 3514 के अंदर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिडक्शन मिलती है, तो क्या वो 3514 के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिडक्शन ले सकता है? द आंसर इज यस। तो उसको 3511 और 3514 के अंदर वो रिडक्शन दे सकता है। 35 ट्रिपल सी के अंदर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के अंदर कोई खर्चा किया जाता है, तो उसको 150% रिडक्शन दी जाती है। जितना भी खर्चा करो उसकी 150% रिडक्शन दी जाती है, तो वो बेनिफिट भी उसको नहीं मिलेगा अगर वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में कोई खर्चा करता है तो। 57 ये 57 में एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई पर्सन, किसी पर्सन फैमिली मेंबर में से किसी मेंबर को पेंशन आती थी और उस मेंबर की डेथ हो जाती है, तो इस केस में वो जो पेंशन दी जाती है उस पेंशन में से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट कैटेगरी में डाला गया है। तो उस फैमिली पेंशन में से आपका कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। कितना एग्जेम्प्ट होता है? 1/3 ऑफ सच इनकम, जितना पेंशन आया उसका 1/3, और 15,000 विच एवर इज लेस
आपका उसमें से लेस हो जाता है, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो यानी कि अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हो तो आपको 57 2AB आपको नहीं मिलेगा। इसकी इनकम टैक्सेबल कहाँ होती है? इसकी जब फैमिली पेंशन आपको कोई मिलती है तो वो अदर सोर्स में आती है, और अदर सोर्स में अगर आप ओल्ड में होते तो आपको ये डिडक्शन मिल जाती 1/3 ऑफ सच इनकम और 15,000 विच एवर इज लेस, और वो डिडक्शन मिल जाती, बाकी बचती वो टैक्सेबल हो जाती। लेकिन अगर आप 115 बीएसी ऑप्ट कर रहे हो तो आपको ये डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जितना भी फैमिली पेंशन रिसीव होगा सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6A के अंदर 80IA से लेकर 80RB तक के भी कई सारे डिडक्शन दी गई है, तो उन डिडक्शन का बेनिफिट भी आपको नहीं मिल पाएगा एक्सेप्ट 80JJAA के। 80JJAA के अंदर होता क्या है कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो उस केस में नए एम्प्लॉय रिक्रूट करती है, तो वहां पे जितने एम्प्लॉय रिक्रूट करती है उसकी 30% रिडक्शन मिल जाती है उनकी सैलरी का, उनकी सैलरी का 30% रिडक्शन मिल जाती है। अगर आप फर्दर मेरे को आप बोलोगे तो मैं 80JJAA पे भी आपके साथ फर्दर डिस्कस कर लूंगा, और इसके जितने बिजनेस के सेक्शन यहाँ लिखे हैं मैं इनके बारे में भी आपको डिस्कस कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो के थ्रू, अगर आप बोलेंगे तो 80JJAA के अंदर जितनी आप सैलरी पे करते हो वो रिडक्शन तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस एडिशनली आपको 30% की सैलरी की रिडक्शन हो भी जाती है जो कि नए एम्प्लॉय भर्ती किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर उनके लिए। अब अगर इंडिविजुअल एचयूएफ 115 बीएसी ऑप्ट करता है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ कि उसको ना कुछ और भी बेनिफिट यहाँ पे फोरगो करने पड़ेंगे। अगर वो 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है तो इस केस के अंदर पहले से उसका कोई बिजनेस चला आ रहा था, फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड ऑनवर्ड ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, तो वो चाहता है कि मैं इस सेक्शन को ऑप्ट करूं, तो उसके जो पिछले लॉसेज हैं और पिछला जो डेप्रिसिएशन है उसका क्या होगा, तो उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पे लिखा है। इन्होंने कहा कि अगर जो भी हमने ये अभी देखिए अभी तक हमने जितने यहाँ पे सेक्शन पढ़े हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई डेप्रिसिएशन हो, इनसे रिलेटेड अगर कोई लॉस हो जो हम पीछे सेक्शन पढ़ के आए हैं, तो इस केस में वो जो लॉसेस और डेप्रिसिएशन है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, यानी कि जो पहले के जो अर्नर्स ऑफ डेप्रिसिएशन है और अगर कोई बॉट फॉरवर्ड लॉस है तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे if it is attributable to any of the reduction referred to above। ठीक है, जो भी हम ऊपर रिडक्शन पढ़कर आए हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई भी हमारे पास लॉसेज या अनदर डेप्रिसिएशन है तो वो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर कोई लॉस हाउस प्रॉपर्टी का है तो उस हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को किसी हेड ऑफ इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। तो इस सेक्शन को ऑप्ट करने से पहले आपको ये सारी चीजें समझनी होंगी, तभी जाके इस सेक्शन को ऑप्ट करना है। अंडर एनी प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 32 अभी हमने बताया पढ़कर आए हैं उनसे रिलेटेड है, उसको आपको और अनदर डेप्रिसिएशन अगर होगा तो वो आप क्लेम नहीं कर सकते, यही हमने पढ़ा है। तो इसका मतलब पीछे जो हम डेप्रिसिएशन पढ़कर आए हैं वो तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पढ़कर आए हैं, तो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है उसका क्या होगा, तो उसके लिए उसने तीसरे पॉइंट में लिखा कि सेक्शन नंबर 32 का अगर डेप्रिसिएशन क्लेम करना है तो उसके लिए हम मैनर प्रिस्क्राइब करेंगे, और 32(1)(a) से रिलेटेड अगर कोई डेप्रिसिएशन पहले का है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मान लेते हैं कि हमारा 1920 में हमने कोई एसेट परचेज सॉरी
पिछला हमारा कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन था जो यूटिलाइज नहीं हो पाया था, तो चला आ रहा था। और अब 2021 में हमने 115 पीएसी ऑप्ट कर लिया, तो वो वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, उसको हम सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, क्या उसको सेट ऑफ कर पाएंगे? उसके लिए उन्होंने बोल दिया मेहनत प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा। तो अभी तक कोई मेहनत प्रिस्क्राइब नहीं हुए हैं, जैसे ही होंगे मैं आपके साथ को भी शेयर करके चलूंगा। चौथा पॉइंट लिखा है विदाउट एनी एग्जाम्पशन रिडक्शन और फॉर अलाउंस ऑफ प्रैक्टिस बाय व्हाटएवर नेम कौन प्रोवाइड। कह रहा है कोई भी एग्जाम्पशन रिडक्शन अलाउंस आप क्लेम नहीं करोगे अगर आप ये 115 बीएससी ऑफ ले रहे हो, तो उनका कोई भी अलाउंस एग्जाम्पशन रिडक्शन अगर पिछले के पड़े हुए हैं तो वो भी आप उसका सेट ऑफ और नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारे पास। अब सैलरी पर्सन के लिए दिक्कतें आई हैं। दिक्कतें ये आई हैं कि अगर वो ऑप्ट करना चाहता है 115 बीएसी, तो उसे करना क्या होगा? तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। हम यहाँ पे दो चीज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप बिजनेस वाले पर्सन हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन, पहला पॉइंट लिखा है एन इंडिविजुअल एचयूएफ जिसकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है कैन एक्सरसाइज हिज ऑप्टिंग फॉर चूजिंग टैक्स regime एवरी ईयर बेस्ड ऑन डिडक्शन। अगर मेरी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है और मैं सिर्फ एक, इनके अलावा अगर मेरे पास कोई इनकम है तो मैं इसको हर साल में इसको चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इस साल के लिए ओल्ड ले लूँ, अगले साल के लिए 115 पीएसी ले लूँ। द आंसर इज यस, मैं ले सकता हूँ, हर साल में इसको चेंज कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। So an individual HUF having income from salary, house property, capital gain, and from other sources can opt for the new tax regime in one financial year and can again choose to opt for old tax regime in subsequent financial year based on your reduction. अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ है, उसको प्रोफेशनल इनकम और बिजनेस इनकम के अलावा कोई अदर इनकम है, तो जैसा कि अदर इनकम मतलब कैपिटल गेन में भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी में भी हो सकती है, सैलरी में भी हो सकती है, अदर सोर्स में भी हो सकती है। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो इस साल में इसको ले ले, अगले साल में ओल्ड रिजीम ले ले, इस साल में ओल्ड ले ले, अगले साल में इसको ले ले। तो उसके पास ऑप्शन है कि वो ओल्ड में रहना चाहता है या न्यू में रहना चाहता है, वो उसके पास ऑप्शन दिया गया है। The option shall be exercised along with the return of income for every previous year. ठीक है, आपको जब भी, ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर लिया 115 बीएसी तो आप अगले फाइनेंशियल ईयर में उसको चेंज नहीं कर पाओगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में आप उसको चेंज कर लेना। अगले फाइनेंशियल ईयर में आप उसको ओल्ड में आना चाहते हो, ओल्ड में आ जाना। जिसमें भी आपको टैक्स कम देना पड़े आप वो ऑप्ट कर सकते हो। फर्दर मोर, सीबीडीटी ने क्लैरिफाई किया अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा है और वो 115 बीएसी ऑप्ट करना चाहता है, तो उसे अपने एम्प्लॉयर को बताना होगा कि मैं 115 बीएसी ऑप्ट करना चाहता हूँ और मेरा जो टीडीएस काटा जाए अकॉर्डिंग टू दैट स्लैब काटा जाए, उस स्लैब के अकॉर्डिंग काटा जाए। इफ सच इंटीमेशन इज नॉट मेड, अगर एम्प्लॉय ऐसी इंटीमेशन अपने एम्प्लॉय को नहीं देगा तो एम्प्लॉयर पुराने प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही टीडीएस काट के चलेगा, पुराने टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही टीडीएस काट के चलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, मैंने इंटीमेशन दे दी अपने एम्प्लॉयर को कि मुझे 115 बीएसी लेना है और मेरा टैक्स 115 बीएसी के अकॉर्डिंग काट दो। तो क्या मेरे पास ऑप्शन है मैं रिटर्न फाइल करते समय एक बार फिर से चेक कर लूं क्या मुझे ओल्ड में आना है कि न्यू में आना है? यस, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है।
कि अगर आप एम्प्लॉयर को बोल देते हो कि मुझे 115 बीएसी ऑप्ट करना है, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आप चाहो तो उसको दोबारा चेंज कर सकते हो। ये अच्छा ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहो तो उसको दोबारा चेंज कर सकते हो। यस यू कैन। अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ की इनकम है बिजनेस, अभी तक जो हमने बात करी थी वो उन लोगों के लिए बात करी थी जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन के अलावा है। अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में इनकम अगर आपकी आती है, तो इस केस में आपको स्ट्रिक्टली कहा गया है कि आपको नया टैक्स रिजीम एक्सरसाइज करना पड़ेगा। और वो अगर आप सॉरी, आपको नया टैक्स रिजीम एक्सरसाइज करोगे तो वो आने वाले सभी सालों के लिए 115 बीएसी ही रहेगा। यानी कि एक बार अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ऑल सब्सीक्वेंट ईयर्स के लिए आपको 115 बीएसी में ही रहना पड़ेगा। आप उसको फर्दर चेंज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन बिजनेस वालों को एक्सरसाइज कब करना है? जब भी 139(1) के अंदर जो उसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है, उससे पहले पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं मेरे सैलरी भी है, बिजनेस भी है, तो क्या करें? अगर आपकी सैलरी भी है और बिजनेस भी है तो क्या करें? तो आप अपने एम्प्लॉयर को इस केस में आप अपने एम्प्लॉयर को, अगर आपकी बिजनेस है तो स्ट्रिक्टली बोला गया है कि अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो भले ही आपकी सैलरी क्यों ना आ रही हो, आपको आप सब्सिक्वेंट उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर पाओ। आप सब्सिक्वेंट उसको चेंज नहीं कर पाओगे तो सैलरी के साथ जिसकी बिजनेस इनकम है उसको ध्यान देना है कि अगर वो 115 बीएसी ऑप्ट कर रहा है तो उसको फर्दर चेंज नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए ये देखना होगा कि मुझे बेनिफिट किसमें। The option can be withdrawn once in lifetime where it was exercised by the individual other than year immediate exercise except। ये कह रहा है कि ऑप्शन अगर आप चाहें तो लाइफ में एक बार ये विड्रॉ कर सकते हैं। फिर विड्रॉ करने का ऑप्शन कहाँ दिया गया है? विड्रॉ करने का ऑप्शन तब दिया गया है जब आपकी बिजनेस इनकम खत्म हो। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है तो आप इस ऑप्शन को विड्रॉ कर सकते हो। फिर आप फर्दर किस में आ जाओगे? फिर आप फर्दर उसी कैटेगरी में आ जाओगे अदर देन बिजनेस इनकम में। आप जब मर्जी चाहे उसको चेंज कर सकते हो, जब मर्जी ओल्ड में आ सकते हो। फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है। फाइनेंशियल ईयर में ही आप ओल्ड में आ जाओ, अगले फाइनेंशियल ईयर में 115 बीएसी ले लो, तो वो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कब क्या करना है। तो मैं सैलरीड पर्सन के लिए एक एग्जांपल है मेरे पास, मैं उसको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या कहता है ये? एक मैंने सैलरी ली है जिसकी सैलरी इनकम 10 लाख रुपए, ठीक है। तो बेसिक सैलरी ओल्ड में न्यू में दोनों में सेम है। अगर अलाउंसेस मिल रहे हैं, एचआरए मिल रहा है, एलटीए मिल रहा है, मतलब ग्रॉस सैलरी जो दोनों की है वो 10-10 लाख रुपए काफी। अगर मैं ओल्ड में होता तो मान लेते हैं कि मैं एचआरए में मतलब मिल रहा है तो मैं रेंट पे करता हूँ 25,000 पर मंथ, यानी कि 3 लाख साल का पे करता हूँ। तो मुझे जितना ही मेरा एचआरए मिल रहा है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। यस। जो लीव ट्रेवल कंसेशन मिल रहा है वो 1 लाख का मिल रहा है, लेकिन मुझे 80,000 की डिडक्शन मिल रही है क्योंकि मैंने 80,000 ही खर्चा किया था। तो बाकी मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेरे को ओल्ड के अंदर 80,000 की एलटी डिडक्शन मिल गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया मुझे ओल्ड के अंदर 50,000 रुपए का। तो मेरी ओल्ड के अंदर जो आ गया टैक्सेबल सैलरी वो आ गई 6,70,000। और मान लेते हैं कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी के लिए लोन भी ले रखा था, उस लोन के इंटरेस्ट के डिडक्शन मुझे 24B के अंदर मिल गई 2 लाख रुपए। तो मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 4,70,000 ओल्ड रेजिम के अंदर। मान लेते हैं कि मेरे पास 80C है,
एटीसी है, एटी डी है, तो ये भी है हमारे पास। तो इसके अंदर भी हमने डिडक्शन ले ली और डिडक्शन लेने के बाद मेरे पास जो टैक्सेबल इनकम आई वो आई 2,25,000। तो ओल्ड के अंदर मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। ओल्ड के अंदर मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ा। अगर मैं नए में होता तो क्या होता? अगर मैं नए टैक्स रिजीम में होता तो ना ही मुझे एचआरए मिल रहा है, ना ही मुझे एलटीए मिल रहा है, ना ही मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, ना ही मुझे चैप्टर नंबर 6A की कोई डिडक्शन मिल रही है। 80CC सब सेक्शन 2 को छोड़ के वो मान लेते हैं 50,000 रुपए है, तो 9.5 लाख की मेरे पास इनकम आ गई। अब इस 9.5 लाख पे नए जो स्लैब रेट है, नया 115 बीएसी में जो स्लैब रेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा, तो वो आएगा कितना? 70,200 रुपये आएगा। कितना आएगा? 70,200 रुपये का टैक्स निकल कर आएगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि मैं अगर ओल्ड में रहता तो मुझे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर मैं न्यू में हूँ तो मुझे 70,200 टैक्स देना पड़ रहा है। तो इट इज मतलब एम्प्लॉय को अगर वो सैलरी पर है तो उसको चेक करना पड़ेगा मुझे बेनिफिट कहाँ, क्योंकि ओल्ड में उसको तो कोई भी बेनिफिट जो है वो सारे मिल रहे हैं, लेकिन नए रिजीम के अंदर उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो सैलरी पर्सन को चेक करना पड़ेगा मुझे बेनिफिट कहाँ मिल रहा है। अगर आपके पास कोई एग्जेम्पशन हैं, कोई डिडक्शन हैं, कोई आपके आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो एटीसी वगैरह में, मेडिक्लेम वगैरह लेते हो, तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप ओल्ड रिजीम के थ्रू जाएं। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको, अगर आपके पास ऐसी कोई तरह की डिडक्शन नहीं है तो इस केस में, अगर आपके पास ऐसी तरह की कोई डिडक्शन नहीं है तो भी आप एक अपना आपका एक व्यू हो सकता है, एक व्यू होगा आपका, उसके अकॉर्डिंग आप लेके चल सकते हैं। अगर आप मुझसे फर्दर चाहते हैं कि मैं इसके अंदर और एग्जांपल लेकर आऊं तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं फर्दर इसके अंदर और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करूंगा और इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं क्या ये सेशन आपको अच्छा लगा। मैं फर्दर आपके साथ और सेशन ऐसे लेकर आता रहूंगा, अमेंडमेंट लेके, और कंपनी एक्ट के अंदर और जीएसटी के अंदर भी मैं फर्दर और वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। होप ये सेशन आपको समझ आया होगा। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू ऑल ऑफ